काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कि उनको ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एक ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूँ आप किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आप एक बार अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस सॉल्यूशन के बाद भी तो आप मुझसे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन पर पूछ लेना, मैं आपको वहां पर वो क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन में क्वेरी नहीं होगी, आपको उसके कोई कंसेप्ट में हो सकता है क्वेरी हो। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो गया कि हम जब फैक्ट्रीज पे प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद में वो सामान हमें ले जाना होता है या तो वेयरहाउस में या फिर एजेंट के पास या फिर C&F में या फिर होलसेलर के पास। तो फैक्ट्री से लेकर एजेंसी तक सामान ले जाने में जो भी खर्चा होता है हम उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं यहां पर इस टॉपिक में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में उस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड थे। पहला मेथड होता है अपने पास में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरा मेथड होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा मेथड होता है वोगल्स एप्रोक्सिएशन मेथड। वोगल्स एप्रोक्सिएशन मेथड। ये 3 हमारे प्राइमरी मेथड है। ये जो 3 मेथड है हमारे प्राइमरी मेथड है, और जो एक सेकेंडरी मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी। और इसका एक और नाम है मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। इन 4 मेथड से हम ट्रांसपोर्टेशन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 तो हमारे स्टार्टिंग वाले जो मेथड है ये प्राइमरी मेथड है, हमें इसमें से किसी एक मेथड से प्रॉब्लम को स्टार्ट करना पड़ता है, और ये जो है हमारे पास फोर्थ मेथड ये सेकेंडरी मेथड है, इससे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस होते हैं। मैं यहाँ पर अजम्पशंस भी नोट डाउन करवा देता हूं। वैसे तो एक ही अजम्पशन है जो मेन हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में यूज करता है, और वो अजम्पशन ये है डिमांड शुड बी इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस अजम्पशन को ध्यान रखना है यहां पर। तो देखो, जैसे हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। अच्छा, जो क्वेश्चन है मैंने आपको उसके लिए कंपाइलर भेजा हुआ है, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक देखना, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, अ मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स X, Y एंड Z. These centers have 40, 20 and 40 यूनिट्स ऑफ हिज प्रोडक्ट। X के पास रखी हुई है 40 यूनिट्स, X के पास रखी हुई है 40 यूनिट्स, Y के पास रखी हुई है 20 यूनिट्स, और Z के पास रखी हुई है 40 यूनिट्स। वो बोल रहा है क्वेश्चन, द रिटेल आउटलेट ABCDE, ये 5 हमारे पास रिटेल आउट है ABCDE, इनके पास इनकी रिक्वायरमेंट भी दे रखी है क्वेश्चन में 25, 10, 20, 30, 15। इसकी रिक्वायरमेंट है 25, इसकी रिक्वायरमेंट है 10, इसकी रिक्वायरमेंट है 20, इसकी रिक्वायरमेंट है 30, और इसकी रिक्वायरमेंट है 15। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमने फर्स्ट अजम्पशन बोला है, यहां पर अजम्पशन ये है कि डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम होना चाहिए। तो चेक कर लो सबसे पहले कि क्या डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम है या नहीं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी ये करेंगे सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई का टोटल हो रहा है हमारा 100। रिटेल आउटलेट कर रहे हैं, देखो यहां पर रिटेल आउटलेट की रिक्वायरमेंट दे रखी है, और रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया रिटेल आउटलेट कर रहे हैं डिमांड, और इनकी डिमांड का टोटल अगर करेंगे तो 25, 10, 35, 35 और 20, 55, और ये हो गया 45, 100। डिमांड का टोटल भी 100 हो रहा है।
तो इसका मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अगर डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ध्यान देना, डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, बीच में जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स है 55। तो यहां पर देखो, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज बिटवीन ईच सेंटर, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि अगर आप एक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ए रिटेल आउटलेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट आती है 55 पर यूनिट। अगर आप एक्स टू बी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आती है 30 पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट है, देखो यहां पर। अगर आप एक्स टू सी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट आती है 40 पर यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट गिवन है ये अपने को। तो देखो, मैंने यहां पर एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है ऑलरेडी। तो मैं इसके साथ देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कर रहे हैं सप्लाई, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के सामने मैं सप्लाई नोट डाउन कर देता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की सप्लाई थी, एक्स की थी 40, वाई की थी 20, जेड की थी 40। और जो रिटेल आउटलेट है, तो रिटेल आउटलेट देखो अपने को इस साइड पर दिए हुए, कॉलम साइड पर दिए हुए, तो मैं रिटेल आउटलेट के सामने फिल कर देता हूं डिमांड। और रिटेल आउटलेट्स की जो डिमांड थी वो थी 25, 10, 20, 30, 50। 25, 10, 20, 30 और 50। चलो, अब हमारा जो फर्स्ट मेथड है, उस फर्स्ट मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड का नाम है, हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। मैं तो आपको चारों मेथड सिखा रहा हूं। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही मेथड पूछा जाता है हमसे। इसको बोलते हैं एनडब्ल्यूसी। एनडब्ल्यूसी हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अच्छा देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को। नॉर्थ वेस्ट है एक डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं, इस डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। तो ये बीच में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं बात करूं इस टेबल का, ये जो टेबल हमारे पास में है, इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां है? हमें डिमांड सप्लाई अभी नहीं चाहिए, हम इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पड़ेगा एक्स और ए का कॉर्नर, यानी ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर एक्स और ए का जो कॉर्नर है वो अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रहेगा। ठीक है, एक्स और ए का जो कॉर्नर है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रहेगा। अब आगे क्या करना है? हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट कर दिया, मतलब हमने दो चीजें सेलेक्ट की है या दो सेंटर सेलेक्ट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स और रिटेल आउटलेट ए। हमने दो सिलेक्शन किए। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स सप्लाई कर सकता है 40 यूनिट्स, रिटेल आउटलेट ए कितनी मांग रहा है? 25 यूनिट्स। ए मांग रहा है 25 यूनिट्स, एक्स सप्लाई कर सकता है 40 यूनिट्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट भेज पाओगे? आप ज्यादा से ज्यादा 25 यूनिट्स ही भेज पाओगे, क्योंकि ए की रिक्वायरमेंट 25 यूनिट पे फुल हो जाएगी। हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा 25 यूनिट ही सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ए की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 यूनिट्स पर फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स सप्लाई कर सकता है 40 यूनिट्स, रिटेल आउटलेट ए मांग रहा है हमारे से कितनी यूनिट्स? 25 यूनिट्स। तो हम 25 यूनिट सप्लाई कर देते हैं, तो ए की जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो ए की रिक्वायरमेंट अब कितनी रह जाएगी? 25 यूनिट उसको चाहिए थी, 25 यूनिट्स उसको मिल गई है, तो ए की डिमांड 0 हो जाएगी। एक्स कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? 40, जिसमें से उसने कितनी सप्लाई कर दी है? यहां पर उसने सप्लाई कर दी है 25 यूनिट। तो यहां पर एक्स की जो सप्लाई रह जाएगी वो रह जाएगी 15 यूनिट्स की। अब हम क्या करेंगे,
ए और ज्यादा डिमांड नहीं करेगा क्योंकि ए की जो भी डिमांड है वो फुलफिल हो चुकी है, तो हम ए को यहां पर टेबल में से एलिमिनेट कर देंगे। हम ए को यहां पर टेबल में से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, टेबल में से एलिमिनेट करने के बाद में, एलिमिनेट करना ना तो ब्रोकन लाइन से करना, इस तरह से लाइन बना के ब्रोकन लाइन से करना। तो मेरे पास अभी क्या है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं आपको इसीलिए डायरेक्ट लाइन से, ऐसे स्ट्रेट लाइन से समझा रहा हूं। लेकिन जब भी एलिमिनेट करना हो तो कॉलम एलिमिनेट करना हो तो इस तरह से करना, रो एलिमिनेट करनी है तो इस तरह से एक ब्रोकन लाइन बना देना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे मेरे को मान लो बी को एलिमिनेट करना है तो बी को इस तरह से ब्रोकन लाइन से एलिमिनेट कर देना। चलो आगे पढ़ते हैं। अब रिमेनिंग टेबल बच रही है ये हमारे पास में, क्योंकि ए तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है तो ए तो अब हम यूज नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग टेबल बच रही है, उसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पड़ेगा अपना एक्स और बी का कॉर्नर। यानी अगर मैं समझाऊं आपको तो ये वाला कॉर्नर पड़ेगा अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है ना। तो यहां पर x कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है, 15 यूनिट सप्लाई कर सकता है। b कितनी यूनिट मांग रहा है, b 10 यूनिट्स मांग रहा है। तो x दे सकता है 15 यूनिट्स, b मांग रहा है 10 यूनिट्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट ही सप्लाई कर पाएंगे ताकि b की डिमांड 0 हो जाए, जो b की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। अब x ने 10 यूनिट सप्लाई कर दिए तो रिमेनिंग सप्लाई कितनी बचेगी x के पास में, 5 यूनिट्स की x के पास में रिमेनिंग सप्लाई बच जाएगी। और फिर हम यहां पर इसी तरह से b को भी एलिमिनेट कर देते, क्योंकि b की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है तो हम b को एलिमिनेट कर देते हैं यहां पर। अब वापस से देखो, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो वापस से रिमेनिंग टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढेंगे। तो रिमेनिंग टेबल, यानी रिमेनिंग टेबल ये वाली बच रही है अपनी, ए और बी कॉलम तो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अपने पास बच रहा है सी, डी और ई। तो इस रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, इस रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया एक्स और सी वाला कॉर्नर। अच्छा, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एक्स और सी वाला कॉर्नर कौन सा हुआ, एक्स और सी वाला कॉर्नर ये हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब x कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है, x 5 यूनिट्स ही बची उसके पास में। ओरिजिनली तो उसके पास में 40 यूनिट्स पड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ यूनिट सप्लाई कर चुका है तो x के पास 5 यूनिट ही बची हुई है। c कितनी मांग रहा है, c मांग रहा है 20 यूनिट। तो c मांग रहा है 20 यूनिट्स, x दे सकता है 5 यूनिट, तो हम ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट्स ही सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि x के पास इसके बाद सप्लाई हो जाएगी 0। लेकिन C की डिमांड अभी तक पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है, लेकिन C को 5 यूनिट्स मिल गई है, मतलब C को और 15 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर X को एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, X को एलिमिनेट करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि X जितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था उसने उतनी यूनिट सप्लाई कर दी है। X के पास में और ज्यादा यूनिट्स नहीं बची है। तो x जितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था उसने उतनी यूनिट सप्लाई कर दी है, वो ज्यादा यूनिट सप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने यहां पर x को एलिमिनेट कर दिया। अब देखो, रिमेनिंग मैट्रिक्स यहां से बच रही है ये 100 वाले नंबर से, क्योंकि a एलिमिनेट हो गया, b एलिमिनेट हो गया और x एलिमिनेट हो गया। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स अपने पास में ये बच रही है। इस रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वापस से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है। कॉस्ट कितनी आ रही है, कितनी ज्यादा आ रही है, कितनी कम आ रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चाहिए। तो अगर हम यहां पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आएगा y एंड c कॉर्नर, मतलब ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। अच्छा, इसका मतलब y से हम यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे c के पास में। y कितनी यूनिट भेज सकता है, y के पास में रखी हुई है 20 यूनिट्स। c कितनी यूनिट्स मांग रहा है, c मांग रहा है 15 यूनिट्स। तो c 15 यूनिट्स मांग रहा है, हमारे पास में एक्स्ट्रा यूनिट्स रखी हुई है, तो हम c की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। तो अब c की रिमेनिंग रिक्वायरमेंट कितनी रह गई, 0।
और 20 यूनिट्स में से कितनी यूनिट सप्लाई हो गई हमारी? 15 यूनिट हमने यहां पर सप्लाई कर दी, तो y के पास में रिमेनिंग रहेगी 5 यूनिट्स, और हम यहां पर c को भी एलिमिनेट कर देते हैं। हम यहां पर c को भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि c की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। नेक्स्ट, रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बच रहा है y और d, क्योंकि ये 4 नंबर ही बच रहे अपने पास में 45, 60, 35, 30। तो y और d कॉर्नर है अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो y और d कॉर्नर को अपन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर को अपन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। y कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता है? अब उसके पास में y के पास में 5 यूनिट ही बची हुई अपने पास। d कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर, d कितनी यूनिट मांग रहा है? d मांग रहा है 30 यूनिट्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट ही भेज पाएंगे y के पास में, y से d के पास में, क्योंकि इसके बाद y की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन d की रिक्वायरमेंट अभी भी 25 यूनिट्स की बची रहेगी। अच्छा, y हमारा जो था डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता था उतनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर चुका है, तो इसलिए हम यहां पर y को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि और ज्यादा यूनिट y ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम यहां पर y को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये 2 नंबर बच रहे हैं हमारे पास में 35 और 30, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही वाला होगा 35 वाला, यानी z और d। z कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 40 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता है। d कितनी मांग रहा है? d 25 यूनिट्स मांग रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा d को 25 यूनिट्स ही भेज पाएंगे। अच्छा, d की सप्लाई, d की जो डिमांड है वो रह जाएगी 0, और z 40 यूनिट सप्लाई कर सकता था, जिसमें से उसने 25 भेज दी है, तो d के पास रह जाएगी रिमेनिंग 15 यूनिट्स। ठीक है, और हम यहां पर जो d की सप्लाई 0 हो गई, इस कारण हम यहां पर d को भी, d की डिमांड 0 हो गई, इस कारण हम यहां पर d को भी एलिमिनेट कर देते हैं। लास्ट कॉर्नर बच रहा है हमारे पास में 30, तो हम इस कॉर्नर को भी ऑक्यूपाई कर देते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही है हमारे पास में। e कितनी यूनिट्स मांग रहा है? e की रिक्वायरमेंट है 15। z कितनी यूनिट्स दे सकता है? z दे सकता है 15, तो हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं 15 यूनिट्स देकर, तो e की सप्लाई डिमांड भी हो जाएगी 0, रिमेनिंग डिमांड, और z की रिमेनिंग सप्लाई हो जाएगी 0। यानी हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की डिमांड भी फुलफिल हो गई है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की सप्लाई भी ट्रांसपोर्ट हो गई है, और हर एक रिटेल आउटलेट की डिमांड भी फुलफिल हो गई है। दिक्कत है? तो हमें यहां पर ध्यान देना, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही देखना है। अच्छा, आपने एक बार ये टेबल कंप्लीट कर ली, तो आप एक बार ये टेबल बना लो, इसके बाद आगे मैं समझाता हूं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो एक बार यहां पर वीडियो को पॉज करके इस टेबल को बना लो। अच्छा, अब आपने टेबल कंप्लीट कर ली होगी, तो अब आपको क्या करना है, जो आपने टेबल ऊपर बनाई है उसमें आपने काफी सारा ये इंटरकनेक्शन किया होगा, ये लाइंस वगैरह डिस्कनेक्ट, यानी लाइंस वगैरह खींची होगी, जिसकी वजह से टेबल थोड़ी सी रफ दिख रही होगी। ये रफ टेबल नहीं है, पहली चीज, ये आपका फेयर वर्क है, ये आपको फेयर में ही करना है, ना ही ये कोई वर्किंग नोट है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली टेबल आपको यही बनानी है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए। इसके बाद जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, तो इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आप बनाओगे एक फेयर टेबल, और उस फेयर टेबल में क्या करोगे, आप यहां पर डिमांड सप्लाई नहीं लिखोगे उस फेयर टेबल में, आप लिखोगे सबसे पहले उस टेबल का नाम, तो टेबल का नाम डालोगे आप ट्रांसपोर्टेशन टेबल, और उसके बाद आप इसमें नंबर्स को फिल करना स्टार्ट करोगे। जैसे कि सबसे पहले यहां पर हमने 25 यूनिट ट्रांसपोर्ट की थी, यहां पर हमने 25 यूनिट ट्रांसपोर्ट की थी, तो यहां पर इस तरह से 25 यूनिट्स लिखोगे। फिर हमने यहां पर 10 यूनिट ट्रांसपोर्ट की थी, तो यहां पर 10 यूनिट्स लिखोगे। फिर हमने ट्रांसपोर्ट की थी यहां पर 5 यूनिट्स, तो यहां पर 5 यूनिट्स लिखोगे। फिर हमने यहां पर ट्रांसपोर्ट की थी 15 यूनिट्स, तो यहां पर 15 यूनिट्स लिखोगे। यहां पर हमने ट्रांसपोर्ट की थी 5 यूनिट्स, तो यहां पर 5 यूनिट्स लिखोगे। यहां पर हमने ट्रांसपोर्ट की थी 25 यूनिट्स, तो यहां पर 25 यूनिट्स लिखोगे।
और यहां पर हमने ट्रांसपोर्ट की थी 15 यूनिट, यहां पर 15 यूनिट्स लिखोगे। इस तरह से आपको एक फेयर टेबल बनानी है। अब इस फेयर टेबल बनाने के बाद में आपको एक कैलकुलेशन करनी है। उस कैलकुलेशन को करने के लिए एक टेबल बनेगी, वो मैं टेबल आपको समझा देता हूं, आप किस तरह से वो टेबल बनाओगे। वो टेबल ऐसे बनेगी, एक तरफ आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अच्छा, ये इस टेबल के नीचे बनाना है, ये टेबल जो हमने फेयर टेबल बनाई है ना, इसके नीचे एक तरफ लिखोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक तरफ आप लिखोगे रिटेल आउटलेट, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कौन कौन से रिटेल आउटलेट पर आपने यूनिट ट्रांसपोर्ट किए वो यहां पर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर X से देखो यहां पर आपने X2A ट्रांसपोर्ट किए, तो X2A आपने X से B को भी ट्रांसपोर्ट किया है, कुछ वहां पर यूनिट्स, X से आपने C के पास भी ट्रांसपोर्ट किया, ऐसे ही आपने Y से C के पास भी ट्रांसपोर्ट किया, Y से D के पास भी ट्रांसपोर्ट किया, और इसी तरह से आप आगे चलोगे तो आपने Z से D के पास भी ट्रांसपोर्ट किया और Z से E के पास भी ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, तो आपने ये सारी यूनिट ट्रांसपोर्ट की है X Y Z से, और कौन कौन से सेंटर पर ट्रांसपोर्ट किए ये भी आपने यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब आगे क्या करना है, X से A पर ट्रांसपोर्ट की है, तो जो कॉस्ट आ रही है, कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट की है, सबसे पहले तो ये देखो हमने 25 यूनिट ट्रांसपोर्ट की है और कॉस्ट कितनी आ रही है 55 पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट है 55 और हमने ट्रांसपोर्ट की है 25 यूनिट। ये कैलकुलेशन आप आगे कर लोगे। फिर हमने ट्रांसपोर्ट की है 10 यूनिट्स और कॉस्ट कितनी आ रही है वहां पे 30 रुपीज पर यूनिट, तो ये कैलकुलेशन आप आगे कर लोगे। इसके बाद 5 यूनिट हमने ट्रांसपोर्ट की है और कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज पर यूनिट। आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि कॉस्ट जो गिवन है वो पर यूनिट गिवन है। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की है 15 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की है 5 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट आ रही है 45 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की है 25 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट आ रही है 35 रुपीज पर यूनिट। और उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की है 15 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट आ रही है 30 पर यूनिट। और आप ये सारी कैलकुलेशन करके इसका टोटल कर लोगे और हमारी यहां पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप एक बार काम करो, टेबल को फेयर बनाओ और टेबल को फेयर बना के उस टेबल के नीचे एक बार इस तरह से कैलकुलेशन करके और आंसर नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक बार आंसर नोट डाउन कर लो, मैं यहां पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप आंसर नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से। तो दिक्कत है आपको कोई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में? आपको कुछ नहीं करना है इस मेथड से, आपको एक बार बस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढकर उसको आपको ऑक्यूपाई कर देना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढो और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ढूंढ के उसको ऑक्यूपाई कर दो, सिर्फ इतना सा करना है। कॉस्ट कितनी आ रही है कोई लेना देना नहीं है, बस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढो और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ के ऑक्यूपाई कर दो। मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि यहां पर डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम नहीं आ रहा है, डिमांड और सप्लाई का टोटल डिफरेंट है। यहां पर देखो डिमांड का टोटल तो यहां पर आ रहा है 1100, ठीक है, और जो ये सप्लाई है इसका टोटल 800 ही आ रहा है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर समझा रहा हूं इस क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा सबसे पहले ये वाला कॉर्नर,
ठीक है, फिर ये वाला सेलेक्ट होगा, फिर इनमें से या तो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी, तो उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढोगे आप। आपको सिर्फ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाला कॉर्नर ही देखना है और उसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। मैं आपको क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, जो आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, तो आप एक बार वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से प्रॉब्लम पूछ लेना उन क्वेश्चन। तो पहले तो इस तरह से ऐसी थोड़ी सी कटी हुई सी टेबल बनेगी जिसमें आपने लाइंस ड्रॉ कर रखी होगी बीच बीच में। उसके बाद आपको बनानी पड़ेगी यहां पर एक, उसके बाद आपको यहां पर एक फेयर टेबल बनानी पड़ेगी, और फेयर टेबल बनाने के बाद में आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करने के बाद में जो टोटल आएगा आप उसको बोलोगे हमारा आंसर है वो टोटल कॉस्ट। चलो अब हमारे पास में सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं अपन, लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन। लीस्ट कॉस्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले आप जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सॉल्व किया है उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना, उससे पहले स्टार्ट मत करना। आप वीडियो को पॉज कर लेना चाहो तो। सेकंड जो मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मेथड है अपना लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको बोला जाता है LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड। अच्छा देखो, लीस्ट कॉस्ट मेथड है क्या, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट का मतलब मिनिमम, मिनिमम कॉस्ट जहां पर है वहां पर आप ऑक्यूपाई करोगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो हमारे पास डिमांड सप्लाई गिवन है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है। हमारे पास जो डिमांड सप्लाई गिवन है वो डिमांड सप्लाई हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई थी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की, तो सप्लाई आ रही थी 40, 20 और 40। ठीक है, आपको टेबल इसी तरह से थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, और जैसे ये कॉस्ट है ना ऐसे साइड में लिखी हुई है ना, कॉस्ट का जो देखो मैंने ये कॉलम साइड में बना रखा है, ये साइड में बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको इस साइड की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन करने के लिए, वो आपको ऑक्यूपाइजेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है इस साइड की। तो ध्यान देना, आप टेबल इसी तरह से बनाना ताकि आप थोड़ा सा ऑक्यूपाइजेशन फिल कर सको। अच्छा, हमने डिमांड सप्लाई नोट डाउन कर ली, तो डिमांड भी नोट डाउन कर लेते हैं। डिमांड आ रही थी 25, 10, 20, 30, 15। डिमांड आ रही है 25, 10, 20, 30, 30 थी ना ये, 25, 10, 20, 30 और 50, ये डिमांड आ रही है अपने। अच्छा, लीस्ट कॉस्ट, ये सारे जो नंबर्स है ना 55, 35, 40, 30, 30, 60, 40, 100, 95, 50, 45, 35, 40, 60, 30, ये सब कॉस्ट है। इनमें से लीस्ट कौन सा नंबर है? अब अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं तो यहां पर थोड़ा सा आप समझना, यहां पर लीस्ट नंबर है 30, जो 3 जगह पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है और एक 30 यहां पर आ रहा है। अब हम यहां पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नहीं देख रहे, हम यहां पर लीस्ट कॉस्ट देख रहे हैं। 3 नंबर से अपने पास में 30 3 जगह पर आ रहा है अपने। अच्छा, अब यहां पर समझिए, आप इन तीनों 30 में से किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आप इसको भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप हमेशा उसी तरीके को फॉलो करोगे। हमारे पास 3 30 है, इन तीनों 30 में से हम किसको ऑक्यूपाई करें? ऑक्यूपाई करने का मतलब किस जगह पर यूनिट ट्रांसपोर्ट करें। तो देखो, अगर मैं ये वाला 30 ऑक्यूपाई करता हूं तो ऑक्यूपाई कर रहा हूं मैं X और B। तो X कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? X सप्लाई कर सकता है 40 यूनिट्स। B कितनी यूनिट्स मांग रहा है? B मांग रहा है 10 यूनिट्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट सप्लाई कर पाएंगे? हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट से सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं अगर ये वाला 30 सेलेक्ट नहीं करके ये वाला 30 सेलेक्ट करता हूं तो मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूं Y और B। तो Y कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता है? Y सप्लाई कर सकता है 20 यूनिट्स।
बी मांग रहा है 10 यूनिट्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट्स भेज पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा हम 10 यूनिट्स ही भेज पाएंगे ताकि बी की डिमांड फुलफिल हो जाए। और एक 30 आ रहा है यहां पर, ये वाला 30 मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से, तो इसका मतलब Z भेज सकता है 40 यूनिट्स, E मांग रहा है 15 यूनिट्स। तो देखो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट सप्लाई कर पाएंगे, यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हम यहां पर कितनी यूनिट सप्लाई कर देंगे? यहां पर हम सप्लाई कर देंगे 15 यूनिट्स। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं, आप किसी भी 30 को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी 30 वाला नंबर, सिर्फ 30 वाला नंबर, क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट है, कोई भी नंबर सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं जो समझा रहा हूं, आपको वही तरीका फॉलो करना है, और वो तरीका ये है कि आपको ऐसी मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट सप्लाई कर सको। जैसे इस 30 पर 10 यूनिट सप्लाई हो रहे थे, इस 30 पर 10 यूनिट सप्लाई हो रहे थे, और यहां पर हमने 15 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दी, तो हम सबसे पहले इस वाले 30 को प्रेफर करेंगे। हम यहां पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे 15 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, E की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 15 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो E की रिक्वायरमेंट हो गई 0। Z कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था? Z सप्लाई कर सकता था 40 यूनिट्स, जिसमें से उसने कितनी सप्लाई कर दी है? 15 यूनिट सप्लाई कर दी है। तो Z के पास में कितनी बच रही है? Z के पास में बच रही है 25 यूनिट्स। और ऐसा करने के बाद में E जितनी यूनिट डिमांड कर रहा था, उसकी डिमांड फुलफिल हो गई है, तो हम यहां पर E को एलिमिनेट कर देते हैं। हम यहां पर E को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि E जितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, उतनी डिमांड उसकी फुलफिल हो चुकी है। अब वापस से मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो अगर लीस्ट कॉस्ट मेथड है तो हम वही लीस्ट कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। तो अब वापस से ये हमारे पास दो नंबर है, ये दोनों, ये भी 30 है, ये भी 30 है, दो नंबर है, दोनों ही लीस्ट है। अच्छा, मैंने आपको तरीका बताया, दोनों में से ज्यादा किसके पास यूनिट जा सकती है, पहले आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। इस 30 को हमने ऑलरेडी चेक किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट भेज सकते हैं। इस 30 को भी हमने चेक किया है, वाई वाले 30 को भी, इसको भी हम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट भेज सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आप कोई सा भी 30, चाहे वो X और B वाला हो, चाहे वो Y और B वाला हो, कोई सा भी 30 आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं ये Y और B वाला 30, और उसको यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दे, क्योंकि दोनों ही सेम यूनिट्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो हमने यहां पर Y to B 10 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दिए। तो Y की रिमेनिंग कितनी यूनिट की सप्लाई रह जाएगी? 20 थी उसके पास में, जिसमें से 10 ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो 10 यूनिट और बचेगी। और B के कितनी रिक्वायरमेंट थी? B की 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो B की रिक्वायरमेंट भी कितनी हो जाएगी? B की रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी 0। तो हम यहां पर Y तो हमारे पास में स्टिल रिमेनिंग रहेगा, Y तो हमारे पास 10 यूनिट्स बची हुई है सप्लाई के लिए। हम यहां पर B को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि B की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है, तो हम यहां पर B को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? मिनिमम कॉस्ट, अब मिनिमम कॉस्ट ये जो रिमेनिंग 30 बचा हुआ है ये नहीं होगी। रीजन, क्योंकि ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, इस कॉलम में अब कोई सिलेक्शन नहीं होंगे। तो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट आ रही है, देखो यहां पर भी 35 है और यहां पर भी 35 है, दो 35 है। दोनों में से वो वाला 35 सेलेक्ट किया जाएगा जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट सप्लाई कर सको। तो दोनों 35 में से किस में ज्यादा से ज्यादा यूनिट सप्लाई कर पाओगे? चलो चेक कर लेते हैं। इस 35 को आप दे पाओगे ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट्स, क्योंकि Y की सप्लाई 10 यूनिट्स की बची हुई है। और इस वाले 35 को आप ज्यादा से ज्यादा दे पाओगे 25 यूनिट, क्योंकि Z की सप्लाई 25 यूनिट्स की बची हुई है। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूं, ये वाला जो 35 है ये सेलेक्ट हुआ है Y और A के लिए। A मांग रहा है 25 यूनिट, Y के पास बची हुई है 10 यूनिट्स, तो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट्स ही भेज पाएंगे, क्योंकि इसके बाद Y की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी।
दूसरा 35 ये वाला नंबर है अपने पास में, यानी Z और D। तो Z भेज सकता है 25 यूनिट्स, D मांग रहा है 30 यूनिट्स, तो हम यहां पर 25 यूनिट भेज पाएंगे। तो इस 35 को मिल रही है 10 यूनिट्स और इस 25 को भेज पा रहे हैं हम 25 यूनिट। तो पहले हम ये वाला 25 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये प्रेफरेबल है, क्योंकि हम यहां पर 35 सॉरी पहले हम ये वाला 35 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पर प्रेफर्ड नंबर ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन का नंबर ज्यादा है। अच्छा, हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो सिलेक्शन हुआ था Z और D। तो Z के पास 25 यूनिट बची हुई थी, वो हमने सप्लाई कर दिए, तो Z बिकम 0। और D कितनी यूनिट मांग रहा था? D मांग रहा था 30 यूनिट्स, जिसमें से हमने 25 यूनिट भेज दिए, तो D के पास रिमेनिंग रहेगी और 5 यूनिट्स। ठीक है, और हम यहां पर एलिमिनेट कर देते हैं Z को, क्योंकि Z जितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था उतनी यूनिट वो सप्लाई कर चुका है। तो हम यहां पर Z को एलिमिनेट कर देते हैं, हम यहां पर Z को एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, रिमेनिंग मैट्रिक्स जो भी हमारे पास में, देखो B एलिमिनेट हो गया, E एलिमिनेट हो गया और Z एलिमिनेट हो गया। तो रिमेनिंग नंबर बच रहे हैं 55, 35, 40, 100, 50 और 45। तो मिनिमम नंबर है 30। ठीक है, कोई सेकंड थॉट नहीं है क्योंकि यही मिनिमम नंबर हमारे पास में बचा हुआ है, मिनिमम कॉस्ट। तो इस 35 को हम कितनी यूनिट दे सकते हैं? इस 35 को हम दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट्स, क्योंकि Y ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट्स और सप्लाई कर सकता है। तो A की स्टिल 15 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रह जाएगी और जो Y है वो हो जाएगा 0। और हम यहां पर Y को भी एलिमिनेट कर देते हैं। यहां पर हम Y को एलिमिनेट कर देते हैं। अरे क्या हो रहा है ये? यहां पर हम Y को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में मिनिमम कॉस्ट वापस से देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट रहेगी 40। 3 नंबर्स बच रहे हैं 55, 40, 50। बाकी हमारा देखो Y भी अब एलिमिनेट हो गया, तो X, A, C, D ये सिर्फ 3 नंबर बच रहे हैं अपने पास में। तो मिनिमम कॉस्ट हम ढूंढेंगे, तो यहां पर मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहां पर मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी 40। तो मिनिमम कॉस्ट 40 है, तो इसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो कितनी यूनिट भेज सकते हैं हम यहां पर? देखो, C मांग रहा है 20 यूनिट्स और X भेज सकता है, X और C ऑक्यूपाई हुआ है ना ये, तो C मांग रहा है 20, X भेज सकता है 40, तो हम यहां पर भेज देंगे 20 यूनिट्स। तो ये 20 हो जाएगा 0, ये 40 रिमेनिंग रह जाएगा 20, और हम यहां पर C को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि C जितनी यूनिट मांग रहा था उतनी यूनिट हमने सप्लाई कर दी है। 2 नंबर बच रहे हैं 55 और 50। तो मिनिमम नंबर कौन सा है? मिनिमम नंबर है 50। तो 50 को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी D कितनी यूनिट मांग रहा है? D मांग रहा है 5 यूनिट और X भेज सकता है 20 यूनिट्स, तो हम 5 यूनिट भेज देते हैं। तो 5 बिकम 0, 20 बिकम्स 15। ठीक है, और हम यहां पर D को भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि D की जितनी रिक्वायरमेंट है हमने पूरी कर दी है। और उसके बाद लास्ट बच रहा है हमारे पास में ये 55 वाला नंबर, तो हम इसको भी ऑक्यूपाई कर देते हैं। ये लास्ट नंबर बचा हुआ है। देखो ना, लास्ट जो नंबर ऑक्यूपाई हुआ है, लास्ट जो सेल ऑक्यूपाई हुई है वो हुई है X और A। X भेज सकता है 15 यूनिट्स, A मांग रहा है 15 यूनिट्स, तो हम यहां पर X और A से 15 यूनिट सप्लाई करके दोनों को ही 0 कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे? हम यहां पर A को भी एलिमिनेट कर देंगे और हम यहां पर X को भी एलिमिनेट कर देंगे। हम यहां पर X को भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आपको मिनिमम कॉस्ट देखनी है। यहां पर अगर मल्टीपल मिनिमम कॉस्ट होती है
तो आप उस वाली मिनिमम कॉस्ट को ऑक्यूपाई करोगे जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट ट्रांसपोर्ट कर पाओ। ये करने के बाद में आपको वही एक फेयर टेबल बनानी है, और फेयर टेबल में जो भी ऑक्यूपाइजेशन आया है, हम यहां पर डिमांड सप्लाई नहीं फिल करेंगे, हम यहां पर फिल करेंगे जो भी ऑक्यूपाइजेशन हमने ऊपर किया है। जैसे हमने यहां पर ऑक्यूपाइजेशन किया है 15 यूनिट्स का, तो हम यहां पर फिल करेंगे सबसे पहले 15 यूनिट्स। उसके बाद में इसके नीचे हमने भेजी थी 10 यूनिट्स, तो यहां पर हम फिल कर देंगे 10 यूनिट्स। उसके बाद हमने यहां पर भेजी थी 30 पर भेजी थी, यहां पर 10 यूनिट्स भेजी थी, तो यहां पर हम फिल कर देंगे 10 यूनिट्स। उसके बाद हमने इस 40 पर भेजी है 20 यूनिट्स, तो यहां पर इस तरह से 20 यूनिट्स लिख देंगे। उसके बाद यहां पर आ जाएगा 5 यूनिट्स, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 25 यूनिट्स, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा 15 यूनिट्स। ये फेयर करने के बाद में आपको वापस से कैलकुलेशन करनी है, जिसमें आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेल आउटलेट, ठीक है, और आप लिखोगे X2A, X2B, X2B नहीं आपकी बात, X2C, X2D, हमने यहां पे यूनिट ट्रांसपोर्ट की है। फिर आप लिखोगे Y2A। सारा कुछ करने के बाद में आप कैलकुलेशन करोगे। 15 यूनिट्स तो हमने भेजी है, जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 55 पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट। फिर हमने X2C भेजी है 20 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 40 पर यूनिट, यहां पर आ जाएगी टोटल कॉस्ट। 5 यूनिट भेजी है 50 पर यूनिट, यहां पर आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और आप लास्ट में इसकी कैलकुलेशन कर लोगे टोटल करने के बाद में सारा कुछ। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके यहां पर इस कैलकुलेशन को, पहले तो ये रफ टेबल नहीं है, पहले तो ये प्रोसेसिंग टेबल है जो हमने ऊपर बनाई है ये लीस्ट कॉस्ट मेथड की। तो पहले तो इस टेबल को नोट डाउन करो, और फिर इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद में फेयर टेबल बनाओ, और फेयर टेबल बनाने के बाद में नीचे कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करके आंसर फिल करो। आप वीडियो को पॉज कर लो एक बार यहां पर। तो इस वाले लेक्चर में हम ये सिर्फ दो ही मेथड समझते हैं। एक तो मेथड हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक मेथड हो गया हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अच्छा, साथ में मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि जो हमारा अजम्पशन है वो अजम्पशन ये है कि डिमांड शुड बी इज इक्वल टू सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होती है तो हम उस अजम्पशन को कैसे फिल करेंगे, तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे हमारे पास में यही क्वेश्चन है, आप इसी क्वेश्चन को देख लो। हमारे पास में इस क्वेश्चन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, और एक नई शीट पर पेस्ट कर देता हूं यहां पर इस क्वेश्चन को। इस शीट पर पेस्ट नहीं हो रहा, तो मैं एक नई शीट बनाकर और यहां पर इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, अगर आप यहां पर देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको दो प्लांट्स गिवन है, ए और बी, 3 वेयरहाउस गिवन है, W1, W2, W3। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चन में ये नंबर दिए हुए 25, 15, यहां पर दिए हुए 17, 10, और यहां पर दिए हुए 25, 18, ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। साथ में हमें डिमांड और सप्लाई भी गिवन है, देखो 300, 300, 500, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1100, और यहां पर है 300, 500, और टोटल हो गया 800। तो मैं एक बार ये टेबल बना देता हूं यहां पर, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आप इसको किस तरह से कंप्लीट करोगे। देखो हमारे पास जो टेबल है वो टेबल कुछ इस तरह से है। एक मिनट, आपको स्केल यूज करनी है टेबल बनाने के लिए। हमारे पास जो टेबल है कुछ इस तरह से है।
अब इसमें क्या करना है हमें, देखो W1 इसमें दिए हुए हैं 25 और 15, ऐसे दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, इनको थोड़ा बड़ा हो गया। नंबर्स दिए हुए हैं 25 और 15। मैं सिर्फ टेबल बना रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, और डिमांड है 300। उसके अलावा नंबर दिए हुए हैं 17 और 10, डिमांड है 300। और उसके बाद नंबर दिए हुए हैं 25 और 18, डिमांड है 500। और जो सप्लाई है वो है 300 और 500। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी जो सप्लाई है वो तो है 800 और हमारी जो डिमांड है वो है 1100, यानी हमारी सप्लाई शॉर्ट पड़ रही है। सप्लाई कितनी यूनिट शॉर्ट पड़ रही है? सप्लाई पड़ रही है 300 यूनिट शॉर्ट। इसका मतलब मुझे सप्लाई में 300 यूनिट्स और ऐड करनी पड़ेगी। हमारी जो सप्लाई है वो 300 यूनिट शॉर्ट पड़ रही है, तो 300 यूनिट शॉर्ट पड़ने के कारण हमें सप्लाई में 300 यूनिट्स और ऐड करनी पड़ेगी। यानी हमारे पास दो प्लांट है, प्लांट ए, प्लांट बी। हमें एक नया प्लांट बनाना पड़ेगा, प्लांट सी। वेयरहाउस तो अपने ठीक है, वेयरहाउस W1, W2, W3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दो प्लांट है जो 800 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेयरहाउस मांग रहे हैं 1100 यूनिट्स। तो एक हमें नया वेयरहाउस बनाना पड़ेगा जो सप्लाई कर सके 300 यूनिट्स, ताकि डिमांड सप्लाई का टोटल बराबर हो जाए। अब ये जो सी वेयरहाउस, सी प्लांट सी जो हमने बनाया है, वो प्लांट सी हमने बनाया है ताकि हम हमारे अजम्पशन को क्लियर कर सके कि जो हमारा अजम्पशन है डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए, वो फुलफिल हो जाए। अदरवाइज इस सी का कोई रोल नहीं है। ये सी जो हमने यहां पर बनाया है, प्लांट सी, ये प्लांट सी इसलिए बनाया है ताकि हम इस प्लांट सी से 300 यूनिट सप्लाई कर सके, और जिसकी वजह से हमारा डिमांड और सप्लाई का टोटल दोनों बराबर हो जाए। अब देखो दोनों का टोटल, इस तरफ का टोटल भी 1100 है और इस तरफ का टोटल भी 1100। लेकिन ये जो प्लांट सी बनाया गया है ना, ये प्लांट सी सिर्फ ये टोटल बराबर करने के लिए बनाया गया है। यानी जो एक कैपेसिटी और डिमांड का जो टोटल डिफरेंट आ रहा था, इस टोटल को बराबर करने के लिए बनाया गया है। ये सी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्लांट सी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डमी प्लांट। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं, और अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 0। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो डमी प्लांट है ये सप्लाई कर सकता है 300 यूनिट्स, ताकि डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम हो जाए। लेकिन हमें साथ में यह भी मानना पड़ेगा कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये यूनिट तो सप्लाई कर सकता है लेकिन फिर भी ये सप्लाई नहीं कर पाएगा। अच्छा, यूनिट सप्लाई कर सकता है ताकि वो अजम्पशन फुलफिल हो जाए, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमें यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 लेकर चलनी पड़ेगी। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम आपको क्वेश्चन की जो टेबल बनानी है वो टेबल आप इस तरह से बनाओगे। देखो मैं आपको समझा देता हूं। आप जो क्वेश्चन की टेबल बनाओगे वो टेबल इस तरह से बनाओगे। आपको 3 तो कॉलम बनाने, 3 ही रोज बनानी है, और जो नंबर फिल होंगे वो यहां पर इस तरह से बॉटम में लिखोगे 25, 17, 25, 15, 10, 18, और नंबर आएंगे यहां पे 0, 0, 0, और डिमांड सप्लाई जो भी है 300, 300, 500, और 300, 500, 300 वो नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो कौन सा मेथड हमें आता है? हमें आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढोगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ के ऑक्यूपाई करोगे, और साथ में सॉल्व करोगे लीस्ट कॉस्ट मेथड।
लीस्ट कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉस्ट ढूंढकर उसको ऑक्यूपाई करोगे। तो आप एक काम करना, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट वैसे मैंने आपको भेजा हुआ है, ये कंपाइलर भेजा हुआ है, तो कंपाइलर का पेज नंबर 18 है जहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करोगे, और चाहो तो आप यहां पर भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो हमने अभी जो कंप्लीट किए, दो मेथड किए हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आपको दोनों मेथड यहां पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। इस क्वेश्चन का अभी हमारे पास में जो ट्रांसपोर्टेशन के दो मेथड और बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, इतना सॉल्व करो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप मुझसे बात कर लो, फोन पर बात कर लो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आप क्लियर कर लो एक बार अपनी। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।